हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज मूल कॉन्सेप्ट में हम आगे की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डेंसिटी के बारे में बताया था, वेपर डेंसिटी के बारे में बताया था और कहा था कि वेपर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती और वो केवल गैसेस के लिए या वेपर्स के लिए यूज़ करते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए यूज़ नहीं करते। और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। ये फॉर्मूला था जब हमने रेफरेंस क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस को। क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो वी हैव टू ट्रीट और वी हैव टू टेक हाइड्रोजन गैस एज ए रेफरेंस गैस। बट यदि कोई गैस मिक्सचर हो, फॉर ए गैस मिक्सचर, अगर कोई गैस मिक्सचर हो तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर वुड बी इक्वल टू m एवरेज। एवरेज मोलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें कि अगर वेपर डेंसिटी गैस मिक्सचर की फाइंड आउट करनी हो तो हमें m एवरेज निकालना पड़ेगा मिक्सचर का डिवाइडेड बाई 2। ऑफ कोर्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर द गैस मिक्सचर ओनली। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होगी। अब यहीं पे अगर हम बात करें एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर, तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फाइंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस रिलेटिव टू, मान लो ऐसे पूछ ले, मीथेन गैस। मान लो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो तो क्या पूछा है इन्होंने, वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस रिलेटेड टू मीथेन गैस। अब इन्होंने रेफरेंस गैस मीथेन बोल दिया, तो फिर हाइड्रोजन नहीं लेना है। हाइड्रोजन कब लेना है? जब क्वेश्चन में रेफरेंस मेंशन्ड ना हो। तो फिर तो क्या, फिर तो हमें वेपर डेंसिटी ऑफ, हमें SO3 गैस चाहिए, तो क्या डेंसिटी ऑफ SO3 गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस। और आपको पता है कि डेंसिटी का रेशियो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर वही होता है जो मोलर मास का रेशियो है। सो मोलर मास ऑफ SO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। SO3 is 80 अपॉन 16। आंसर इज 5। दैट्स इट, यही आंसर है। SO3 का मोलर मास 80, CH4 का मोलर मास 16 एंड यू गेट 5। दिस इज द आंसर। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आसान सा। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे कह दे आपसे, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ gas mixture which has equal masses of CH4, O2 and SO2। मान लो ये क्वेश्चन हो कि वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर बताओ जिसमें इक्वल मासेस ऑफ मीथेन हो, O2 हो, SO2 हो। बताओ, अच्छा क्वेश्चन, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे? अब रेफरेंस गैस तो क्वेश्चन है, कुछ दिया नहीं, और जब रेफरेंस गैस ना दिया हो तो हम क्या मान के चलते हैं, वी एज्यूम द रेफरेंस गैस टू बी द हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे केसेस में जरा देखना, अब मान लो CH4 है, O2 है, SO2 है, W ग्राम W ग्राम W ग्राम, मोलर मास से डिवाइड कर दो 16, क्या बन गया मोल, अपॉन 32 क्या बन गए मोल, अपॉन 64 क्या बन गए मोल। आ गए तीनों के मोल्स। आपको पता है कि वेपर डेंसिटी मिक्सचर का क्या होता है, m एवरेज अपॉन 2, तो हाफ इनटू, व्हाट इज m एवरेज? पता है हाउ टू कैलकुलेट m एवरेज? m एवरेज होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। सिंपल फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हमने खूब क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं बेस्ड ऑन दिस टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। सो नाउ द वैल्यू वुड बी हाफ इनटू टोटल मास, कितना, W प्लस W ग्राम अपॉन टोटल मोल्स, ये आ गए W अपॉन 16 प्लस W अपॉन 32 प्लस W अपॉन 64। W कैंसल्स आउट। थोड़ा सॉल्व करो मैथमेटिकली तो कितना हो गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3/2 इंटू 1 अपॉन नीचे आ गया 64,
16 4 प्लस 32 2 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई 64 ऊपर गया तो 3 इंटू 32 अपॉन 4 6 और 1 7 7, दैट्स इट, इतना ग्राम, इतना, दैट्स इट, यही आंसर है, डायमेंशनलेस। यही आंसर है 3 इंटू 32 अपॉन 7। मैं एक बार चेक कर लूँ कट तो नहीं रहा नीचे से कैमरे के अंदर, नहीं, अच्छा खासा स्पेस बाकी है, ठीक है। तो 3 इंटू 32 अपॉन 7 इज द वेपर डेंसिटी। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अप्रोच यही होगी कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम एवरेज। और एम एवरेज कैसे निकालते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, और वेपर डेंसिटी में याद रखना है डायमेंशनलेस टर्म है, आप कोई यूनिट या कोई डायमेंशन इसकी नहीं लिखोगे, तो नोट करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये कह दें, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस मिक्सचर which contains 2 mole of N2O4 gas and 1 mole of NO2 गैस। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, आप ही सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। देखो क्वेश्चन को, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर विच कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ N2O4, तो N2O4 के 2 मोल्स और NO2 का 1 मोल। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू M एवरेज अपॉन 2, तो इसका मतलब हाफ इंटू M एवरेज। क्या होता है, अभी सीखा क्या सीखा, तो पहले भी था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास 2 मोल N2O4 है, तो 2 इंटू आई थिंक इट इज 92 प्लस 1 मोल इंटू 46 मोलर मास अपॉन टोटल मोल्स 2 + 1। कौन सा फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो 1/2 इंटू ये कितना बन गया 3 इंटू ये अगर देखोगे तो कितना 4, 9 दूनी 18, 184 प्लस 46, तो कितना हो गया 6 और 4 10, 8 और 4 12, 1 13 और 230/2 इंटू 3, तो कितना 2 1 15, 115/3, तो लगभग 3 3 9, यही हुआ ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली दिस मच, ठीक है। तो 9 2 25 3 8 24 1 3 दैट्स इट, यही आंसर है 38.33 अप्रॉक्सीमेटली, सो वुड बी द आंसर। तो ये थे कैलकुलेशंस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो हमने बात कर ली डेंसिटी की, वेपर डेंसिटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल दोज थिंग्स। अब वापस आते हैं स्टाइक्योमेट्री पर। हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल स्टाइक्योमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट का मेजर पार्ट ही केमिकल स्टाइक्योमेट्री होता है, और केमिकल स्टाइक्योमेट्री में हमने सिंपल केमिकल स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे वो कंबस्शन वाले कि ब्यूटेन का 1 किलो है, उसका कंबस्शन के लिए हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन इज नीडेड, इस तरह क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे, इनफ क्वेश्चंस। आज पढ़ते हैं क्वेश्चंस स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिक्सचर। हेडिंग लिखो, पहले ये नोट कर लो, लिखो स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स
बेस्ड ऑन मिक्सचर्स। IIT जेई में खूब क्वेश्चन आते हैं, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। कई स्टूडेंट्स को तो ये बहुत आसान लगता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को बीच बीच में इसमें दिक्कत आती है। केयरफुली पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आएगी। और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है ये, खूबसूरत पार्ट है स्टाइकियोमेट्री का, ट्रिकी भी है, चैलेंजिंग भी है कई बार किसी क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनिए। स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में हमें पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। वैसे तो क्वेश्चंस में केमिकल रिएक्शंस के बारे में कई बार इंफॉर्मेशन देते हैं तो कई बार नहीं देते, तो कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टू बी रिमेंबर्ड। हालांकि ये पॉइंट आप 11th में, 12th में, आगे और चैप्टर्स में ये आपके सामने बार बार आएंगे पॉइंट्स, बट अभी के लिए ये पॉइंट्स जानना जरूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या पॉइंट? पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ हीटिंग इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी सब्सटेंस को हीट करो तो वो डिकम्पोज होगा तो क्या गैस देगा, क्या सब्सटेंस में डिकम्पोज होगा। अभी तो आपको रिएक्शंस नहीं पता क्योंकि जस्ट 11th में आए हैं आप, अभी स्टूडेंट्स 11th शुरुआत पढ़ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, 11th एंड आएगा, 12th आएगा, तो ये रिएक्शंस आपको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन भी की जाएंगी, बट जब की जाएंगी तब की जाएंगी। अभी तो कम से कम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो ये याद भी रखेंगे पॉइंट्स को इनको। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। जैसे ये तो पता ही होगा सबको, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? एल्कली मेटल्स और एल्कलाई मेटल्स कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब होती हैं ग्रुप 1 की मेटल्स। ग्रुप 2 की मेटल्स कौन सी होती हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं उनको। कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड सो ऑन, सो लाइक दैट। तो पॉइंट्स क्या हैं? एल्कली मेटल कार्बोनेट्स do not accept Li2CO3, do not decompose to give CO2 gas on heating। देखो क्या पॉइंट बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्या कह रहे हैं? एल्कली मेटल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट Li2CO3 डू नॉट डिकम्पोज टू गिव CO2 गैस ऑन हीटिंग। तो जैसे कौन? जैसे M2CO3 सॉलिड, M कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको हीट करो, नो डिकम्पोजिशन। कोई गैस डिकम्पोज नहीं होगी। तो M2CO3 सॉलिड हीट करोगे तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज मेटल्स। बट लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, देता है Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये CO2 गैस देता है, बट Li2 साथ में Li2O भी बनता है, बट सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करते। अच्छा, इसका रीज़न भी होता है, बट वो रीज़न अभी नहीं, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात है, बट अभी के लिए तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये तो समझ में आता है ना कि लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यही है। आप याद करो तो 9th क्लास में, शायद 9th में या 8th में समवेयर, आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैलेंसीज को। जैसे आपको पता है लिथियम पर चार्ज +1 होता है और कार्बोनेट पर चार्ज 2- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो फार्मूला क्या बना? Li2CO3। ये तो समझते हो ना। जैसे लिथियम, तो लिथियम कार्बोनेट हुआ। जैसे मान लो सोडियम है, चार्ज कितना? Na+। नाइट्रेट पर चार्ज कितना? 1-। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फार्मूला क्या बनेगा? NaNO3। अगर नहीं पता है तो पुरानी अपनी 8वीं और 9th क्लास की बुक निकालो साइंस की, उसमें मिल जाएंगी ये चीज़ें, और ये पता होनी चाहिए। आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक बातें हैं, पढ़ चुके हैं आप पहले, तो ये पता होनी चाहिए, यू शुड नो। जैसे कैल्शियम आयन है
और ये PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन। इस आयन का नाम क्या है? फॉस्फेट आयन। और ये था नाइट्रेट आयन, ये था कार्बोनेट। अब ये तो पता ही है। आप जरा फॉर्मूला बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसीज की। कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट आयन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या फॉर्मूला। मनी मन बोलो क्या फॉर्मूला। मैं तो ना सुन पाऊंगा बट खुद तो तुम समझ रहे हो ना। तो क्या? CH3 PO4 ट्वाइस, ये है फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैलेंसीज को, तो फॉर्मूला इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कंपाउंड का नाम ही क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। सो लाइक दैट यू से। तो ये इस तरीके से आप फार्मूले बनाते हो। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट का फार्मूला जनरल क्या होगा? M2CO3, जहां पर M ये मेटल्स हैं। केवल लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है। सोडियम पोटेशियम ये सब बाइकार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। ये पहला पॉइंट था, जरा नोट करो। ऐसे ही हम यही प्रॉपर्टी किसके लिए बात करेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। नोट इट डाउन। सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे हमने लिथियम कार्बोनेट की बात की या हमने एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात की, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट, तो हीट से डिकम्पोज हो जाता है। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स CO2 गैस। CO2 गैस। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, अच्छा एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी क्या होती है? 2+ और कार्बोनेट आयन 2-, तो वैलेंसी 2 है। तो फॉर्मूला MCO3 बना सॉलिड, जहां पर M कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यही तो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप की मेटल्स थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एरो ट्राइंगल वाला क्या शो करता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑल विल डिकम्पोज टू गिव MO मतलब मेटल ऑक्साइड सॉलिड, प्लस कौन सी गैस? CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। जैसे बहुत कॉमन केस ये आपने पढ़ा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करके डिकम्पोज करो तो यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। सो लाइक दैट यू से। थर्ड पॉइंट, तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं, पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अच्छा ये तो कार्बोनेट थे, ऐसे बाइकार्बोनेट आयन होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट आयन? HCO3-, क्या बोलते हैं इसे? बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट्स की बात करें, एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो याद रखना है कि बाइकार्बोनेट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव CO2 गैस। तो लिखो बाइकार्बोनेट्स of metals on thermal decomposition gives CO2 गैस। वो CO2 गैस देते हैं। अगर मान लो बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में हुआ, जैसे NaHCO3, अगर ये सॉलिड स्टेट में लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर थर्मली डिकम्पोज करवाओगे तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट सॉलिड मिलेगा, प्लस H2O की वेपर से इवॉल्व हो जाएंगी और CO2 की वेपर से इवॉल्व हो जाएंगी। और ये टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये होगा। बट यही सोडियम बाइकार्बोनेट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से 2NaHCO3 एक्वस। अब अगर हीट करेंगे सॉल्यूशन को तो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस
नहीं, सॉल्यूशन फेज में, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एक्वस प्लस H2O विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लस गैस केवल कौन सी मिलेगी? CO2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट को कई बार शुरू में देखते ही पता ही नहीं चल पाता, एक ही तो है ये, कोई डिफरेंस तो है ही ना सर इनमें, ना है डिफरेंस। सोडियम बाइकार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, अगर सॉलिड फॉर्म में लिया है तो रूम कंडीशन पे सॉलिड होगा। तो अगर सॉलिड को हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर जनरली 100 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा होता है, 250-300 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऑब्वियसली अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो H2O विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। CO2 ऑल्सो विल लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ गैस और सॉलिड मिलेगा Na2CO3। बट यही सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डुबो दो, घोल दो, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर इस सॉल्यूशन को बॉयल करोगे, हीट करोगे, तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, रिएक्शन वही होगी बट एक्वस फॉर्म में, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुल चुका हुआ टूट करके, और H2O मिलेगा, वो लिक्विड में मिल जाएगा, पानी है ना पहले भी, तो वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, वाटर नहीं, गैस नहीं मिलेगी इस बार। बस गैस कौन सी मिलेगी? CO2। तो इस बार केवल कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट सॉलिड में हीट कर रहे हैं तो दो गैसेस मिलेंगी, कौन कौन? ये दोनों गैसेस। बट यदि सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में हीट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? CO2। सो लाइक दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। मैं इसका ये ऊपर वाला पॉइंट अगर लिख लिया हो तो नोट करो और सारी बात नोट करो। इसी को मैं और कंटिन्यू करूं तो आई वुड से दैट जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है HCO3 ट्वाइस एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको हीट करोगे तो क्या देगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट देगा, PPT। वाइट प्रेसिपिटेट बनता ही है, वाइट प्रेसिपिटेट। PPT मतलब जो नीचे तली में बैठ जाए, कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्लस H2O लिक्विड विल बी ऑब्टेन, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2 गैस विल बी इवॉल्व आउट। सो द गैस इवॉल्व विल बी CO2। तो ये तो थर्ड, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल डिकम्पोज होने पर मेटल कार्बोनेट देंगे। हो सकता है वो सॉल्युबल हो सकता है वो प्रेसिपिटेट हो, बट साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2 गैस। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट देखो, हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से गैस कौन सी मिलेगी वो पढ़ लिया। कई बार नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन भी याद रखना है। तो जैसे MnO3 ट्वाइस सॉलिड, जहाँ पर M कौन? जैसे कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के जो हैं, लेड एटसेट्रा, जिनकी वैलेंसी 2 है। इसको स्ट्रांगली हीट करो, तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड सॉलिड प्लस कौन सी गैस? NO2 गैस, 2NO2 बैलेंस करके लिख रहा हूं, प्लस साथ में हाफ O2 गैस। 2 गैसेस आर इवॉल्व्ड। किसी सॉलिड मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो अगर उसकी वैलेंसी 2 है, जैसे कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, तो हीट करने पर इट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। तो जैसे यहीं पे बात करें, फॉर एग्जांपल लें, मान लो कैल्शियम नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट, कुछ भी ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो, चलो आप इसे हीट करो तो क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। सो लाइक दैट गैसेस विल बी इवॉल्व्ड आउट। और एग्जांपल जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है या कॉपर नाइट्रेट है, तो कॉपर नाइट्रेट को भी हीट करोगे सॉलिड फॉर्म में तो रेजिड्यू बचेगा COO सॉलिड प्लस
2NO2 बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्लस हाफ O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। अब ये रिएक्शन अभी के लिए याद रखनी है आपको, अभी के लिए याद रखनी है। अच्छा, यहां प्रेसिपिटेट में और ये रेजिड्यू में क्या अंतर है? दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू। रेजिड्यू, ये प्रेसिपिटेट था, ये रेजिड्यू है। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ही सॉलिड हैं। रेजिड्यू जब बचता है जब सब गैस वैस सब उड़ जाए और बस केवल सूखा सॉलिड मिले, ड्राई सॉलिड। व्हेन ड्राई सॉलिड इज ऑब्टेन्ड एंड नो सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड रेजिड्यू। बट एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंट में अगर बॉटम ऑफ द कंटेनर में कोई अगर सॉलिड ऑब्टेन होता हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन सॉल्यूशन, जबकि रेजिड्यू इज द ओनली सॉलिड लेफ्ट आफ्टर हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डिफरेंस है, दोनों ही सॉलिड हैं। प्रेसिपिटेट जब जब सॉल्यूशन प्रेजेंट हो और रेजिड्यू जब जब सॉल्यूशन प्रेजेंट ना हो, केवल बचा हुआ सॉलिड ही ये बचे। सो लाइक दैट यू विल डिस्क्राइब। तो ये था हीटिंग इफेक्ट। इसी में हीटिंग इफेक्ट में एक हो गया, ये मेन हीटिंग इफेक्ट मैंने बता दिए जो क्वेश्चंस में काम आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है और वो है कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घोल लो, घुलता ही नहीं, नीचे तलियां बैठ जाएगा, और जो तलियां बैठ जाता है पानी की प्रेजेंस में उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, पीपीटी। तो कौन से कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है? वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आई एम टेलिंग यू विच आर कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स are almost insoluble in water. The following compounds are almost insoluble in water, remain as PPT. प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। कौन से हैं वो कंपाउंड? सम ऑफ द कंपाउंड यू हैव टू रिमेंबर जो पानी में नहीं घुलते, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। AgCl, AgBr, AgI, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा, देखो वो रहा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ये सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं, पानी में नहीं घुलते, घुलते भी हैं तो नेग्लिजिबल अमाउंट में। AgI था ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा जैसे बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखो ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं सारी लिस्ट अभी बता दूं आप टेंशन में आ जाओगे कि सर कैसे याद होगा। नहीं, 2 साल है पूरी पढ़ाई के लिए, अभी तो 2 महीना भर ही तो हुआ, 1.5 महीना पढ़ते हुए, 2 महीना हो गए पढ़ते हुए। अब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो चीज़ें और आसान लगेंगी और कुछ मुश्किल भी लगेंगी। यही लड़ते झगड़ते यू विल बिकम IITian। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तो दीज आर प्रेसिपिटेट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखो ये सब जानने के बाद के कुछ केमिकल रिएक्शंस का आइडिया, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने बताया आपको, एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, और खासकर एक और पॉइंट बताया कि सम ऑफ द कंपाउंड्स और सॉल्ट्स पानी में इनसॉल्युबल हैं, घुलते नहीं हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। और 5 एग्जाम्पल मैंने अभी के लिए याद करने के लिए बोले हैं आपको, ये याद कर लें, इनका यूज़ आएगा क्वेश्चंस में। बाकी हैं बहुत सारे बट वो बाद में पढ़ोगे आप। वो 5 केसेस कौन से बताए मैंने? AgCl, AgBr, AgI, वाटर इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट। ये अभी के लिए याद कर लो ताकि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। तो हम बात कर रहे थे मिक्सचर की प्रॉब्लम्स की। तो मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स में जैसे मैं एक मॉडल क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए, एक मॉडल क्वेश्चन ये है, मॉडल क्वेश्चन का मतलब यही एक प्रोसीजर होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ये मॉडल क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे। जैसे मान लो ऐसे कह दे क्वेश्चन कि W ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ KCl एंड NaCl is reacted with
excess of AgNO3 aqueous solution to form a white precipitate of AgCl कितना W डैश ग्राम फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिल्वर का एटॉमिक मास चाहिए तो 108, बाकी आपको पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23 ये पता होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो W और W डैश के टर्म्स में आएगा। हो सकता है आपको जब जेई में क्वेश्चन दिखाई पड़े इस टाइप का तो क्वेश्चन में ये W डैश ना दिए हों, ऐसा बोल दे क्वेश्चन कि ये 5 ग्राम है, ये 7 ग्राम है, तो ये W और W डैश की वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी। आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ। मिक्सचर का क्वेश्चन है क्योंकि इनिशियली एक मिक्सचर लिया। देखो लिखना बंद करो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ऐसे कहे कि KCl प्लस NaCl का मिक्सचर है और कितना टोटल मास है W ग्राम टोटल। अब W ग्राम ये दोनों का मिक्सचर का मास है। अब हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि इस W ग्राम में से KCl कितना और NaCl कितना, यही तो फाइंड आउट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि KCl कितना ग्राम है और NaCl कितने ग्राम है, या कितने परसेंट KCl है या कितने परसेंट NaCl है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बात को। अब चूंकि टोटल सैंपल का मास W ग्राम है, एक काम करो KCl को मान लो X ग्राम, तो फिर ये कितना हो गया W माइनस X ग्राम। ठीक बात। अब इसको डिसॉल्व कर दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 और आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात लिखी भी है समझी भी है कि Ag प्लस और Cl माइनस तुरंत रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन में कहा भी गया है कि टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। प्रेसिपिटेट का मतलब इट इज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और प्रेसिपिटेट का फायदा ये होता है, टेस्ट में भी काम आता है ये, कि प्रेसिपिटेट को छान के सुखा करके आप उसका वेट मेजर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो वही किया गया होगा। तो AgCl की रिएक्शन, तो फिर रिएक्शन क्या हुई होंगी? KCl ने भी रिएक्शन की होगी AgNO3 से, NaCl ने भी रिएक्शन की होगी AgNO3 से। तो जरा करो रिएक्शन। KCl प्लस AgNO3, ये एक्वस था, एक्सेस में है, ये सॉलिड था। अब जब रिएक्शन होगी और ये एक्सेस में है, कम नहीं पड़ेगा, तो पूरा का पूरा क्लोराइड आयन Ag प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये प्रेसिपिटेट है। नॉट ओनली दिस, NaCl भी रिएक्ट करेगा, सॉलिड AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन जो कि एक्सेस में है, एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट में है, ये कम नहीं पड़ेगा। तो फिर किस में कन्वर्ट हुआ ये AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट में प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही लिखोगे। अब देखो यहां पर, अब x ग्राम KCl है, x ग्राम, और हमें तो पता है स्टाइक्योमेट्री हमने सीखा है। स्टाइक्योमेट्री हमेशा किस में पढ़ी जाती है? मोल्स में। स्टाइक्योमेट्री इज ऑलवेज रेड इन मोल्स। तो मोल्स में कन्वर्ट कर लो अपॉन पोटेशियम का KCl का मोलर मास से डिवाइड करो, मास अपॉन मोलर मास क्या बन जाएंगे? मोल्स। 39 प्लस 35.5 आई थिंक इट बिकम्स 4 3 7 74.5 इतने मोल। और NaCl कितना है? W माइनस X ग्राम अपॉन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl 23 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 58.5 मोल। यही हुआ। ये तो एक्सेस में है, साफ दिखता है। 1 मोल से 1 मोल, यूनिटरी मेथड, 1 मोल से 1 मोल, तो 1/1। तो फिर इतने मोल से कितना इंटू X अपॉन 74.5 मोल मिल गया AgCl पहली रिएक्शन से। AgCl केवल पहली रिएक्शन से नहीं मिलेगा, दूसरी रिएक्शन से भी ऑब्टेन हो रहा है। जैसे क्या? 1 मोल से 1 मोल 1/1 इंटू इतने मोल से फिर कितना इंटू W माइनस X अपॉन
58.5 मोल। AgCl पहली इक्वेशन से भी मिला, दूसरी इक्वेशन से भी मिला, दोनों को सम कर लो, जरा करो सम। तो x अपॉन 74.5 प्लस W माइनस x अपॉन 58.5 इज इक्वल टू, ये टोटल मास है AgCl का, नहीं मोल्स हैं, ये तो मोल्स हैं। ये किसके मोल्स मिले? AgCl के मोल्स इनटू AgCl का मोलर मास। मोलर मास कितना? 108 प्लस 35.5। अरे ये मोल्स किसके हैं? मोल ऑफ AgCl। और मुझे AgCl का मोलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वी विल गेट द मास ऑफ AgCl। अब आ गया ये टोटल हो गया यहां से यहां तक मास ऑफ AgCl जो ऑब्टेन हुआ। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl W डैश ग्राम। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। कैसे? W डैश क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 6 ग्राम 7 ग्राम जो भी होगा, W क्वेश्चन में दिया होगा। बताओ पूरी इक्वेशन में अननोन केवल कौन है? X। फाइंड द अननोन X। एक बार x आ गया तो बस मालूम पड़ गया कि इस W ग्राम में से कितना KCl है और कितना NaCl है। मान लो क्वेश्चन कहे कि परसेंटेज ऑफ KCl बताओ बाय मास। बाय मास ही बताते हैं ऐसे केसेस में। कंपोजिशन कई बार ऐसे रिपोर्ट करते हैं परसेंटेज बाय मास से। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ KCl इज इक्वल टू KCl का मास x ग्राम अपॉन टोटल सैंपल का मास कितना बोलो? W ग्राम इंटू 100। आंसर x यहां से कैलकुलेट कर लिया होगा, x की वैल्यू रख दोगे, W क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको, W की वैल्यू भी रख दोगे, इंटू 100 करोगे, आ गई परसेंटेज ऑफ KCl। और दो ही तो कंपोनेंट हैं, 100 में से घटा दो, परसेंटेज का सम तो हमेशा 100 ही होगा। 100 में से घटा दो KCl की परसेंटेज तो क्या मिल जाएगी? परसेंटेज ऑफ NaCl। तो गाइज ये तरीका था। ये एक मैंने मॉडल क्वेश्चन लिया। सारे क्वेश्चन मोर और लेस इसी टाइप के होंगे इन मिक्सचर प्रॉब्लम्स। तो ये एक मॉडल कैलकुलेशन है। आपको एक मिक्सचर दिया हुआ होगा, टोटल मास दिया हुआ होगा, कंपोनेंट के मासेस को एज्यूम कर लो, एक को मान लो, दूसरे का मास W माइनस ये हो गया। फिर जैसा कहा है क्वेश्चन ने वैसे वैसे परफॉर्म करते चले जाओ, यू विल गेट योर आंसर। तो गाइज ये तरीका था क्वेश्चन का। एक बार इसको मॉडल क्वेश्चन को नोट करो। आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन लेंगे, मैं कराऊंगा, आपसे भी करवाएंगे, नोट इट डाउन। Well guys, let's take one question like this. A 200 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate on strong heating gives 11 gram of CO2 gas. Find percentage by mass of sodium carbonate in initial mixture. ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। अभी मैंने जो सिखाया है वही आपको फॉलो करना है। 200 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई तो 11 ग्राम ऑफ CO2 ऑब्टेन हुआ। आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का एटॉमिक मास तो मालूम है 23। करो सॉल्व, डू इट।
किया सॉल्व? चलो देखो इस क्वेश्चन को। A 200 ग्राम मिक्सचर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहले तो ऐसा लिख लिया करो जैसे मैंने बताया था, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। टोटल मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, राइट। हमें सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज बतानी है। अब मान लो अगर ये x ग्राम है तो फिर ये कितना ग्राम हुआ होगा? 200 माइनस x ग्राम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मोल मान के करते हैं तो कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मास एज्यूम करो या मोल्स एज्यूम करो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जैसे ये था, अब आपको अगर आपने जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है ऑन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, अगर वो बात पता नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, केवल कौन डिकम्पोज होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और हीट करने पर कौन सी गैस देगा? CO2 गैस। तो इसका मतलब हीट करने पर केवल सोडियम बाइकार्बोनेट ही डिकम्पोज होगा। और क्या देगा? सॉलिड स्टेट में लिए हुए हैं ये, तो Na2CO3 सॉलिड प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। अब ये दिया हुआ है, मान लो x ग्राम है अपॉन 84, आप सम करोगे तो मोलर मास इसका 84 ग्राम पर मोल आएगा। इतने मोल हो गए, साफ दिखता है 2 मोल से 1 मोल, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड है ये। 2 मोल से 1 मोल तो 1/2। तो फिर x अपॉन 84 से कितना? इंटू x अपॉन 84 मोल, ये मोल हुए, इंटू ये तो मोल हो गए, मोलर मास 44, क्या आ गया? मास ऑफ CO2। तो ये है मास ऑफ CO2 गैस। और ये क्वेश्चन में बोलो कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम दिया हुआ है भैया, 11। तो जरा देखना, ये 2 से 22, 11 2, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 84/2, 42 ग्राम। यही हुआ ना? बिल्कुल, 2 4 2, 42 ग्राम। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस हो गया। अगर ये 42 ग्राम है तो ये कितना हुआ? तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पूछा है तो वो कितना हो गया? 200 माइनस 42 ग्राम, तो कितना? 158 ग्राम। यही हुआ, राइट। परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन सैंपल का मास 200 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो गए, 2 7 14 7, 2 9 18 9। दैट्स इट, यही आंसर है गाइज, यही आंसर है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द गिवन सैंपल वाज 79%। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। मतलब मुश्किल नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों ये इतना मुश्किल लगता है। तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें और एक की जगह 2 बार 3 बार भी अगर सॉल्व करने पड़े, ये इलस्ट्रेशन जो क्लास में इलस्ट्रेशन बता रहे हैं तो सॉल्व करें, इससे आप कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज ये था क्वेश्चन। मोर क्वेश्चन वी विल टेक, नोट इट डाउन, नोट करो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऐसा है कि 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एथिलीन C2H4 आर combusted in excess of oxygen, is combusted in excess of oxygen and gives 44/3 gram of CO2. Find परसेंटेज बाई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इस बार फिर, बट कंबस्टन का है। कंबस्टन के क्वेश्चन तो आपने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं। फाइंड परसेंटेज बाई मास ऑफ C2H4 इन द सैंपल।
करो सॉल्व, आप ही करो। आपको पता है दोनों कंबस्शन करा रहे हैं, दोनों की अलग अलग कंबस्शन करके रिएक्शन लिखो। दो अलग अलग कंपाउंड्स अगर कंबस्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन अलग अलग लिखनी चाहिए, एक ही रिएक्शन में मत लिखना, अलग अलग रिएक्शन में लिखो। देखो इधर क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ CH4 प्लस C2H4, टोटल 5 ग्राम है। काम करो इसको ले लो x ग्राम, क्योंकि इसी की परसेंटेज बतानी है, तो ये फिर कितना हो गया 5 माइनस x ग्राम। आ गई बात समझ में? बिल्कुल वही प्रोसीजर। अब कंबस्शन की रिएक्शन लिखो तो सही जरा कंबस्शन की रिएक्शन। CH4 का कंबस्शन भी होगा, हाइड्रोकार्बन बढ़िया ईंधन के रूप में काम आते हैं, दे आर गुड फ्यूल। सो वंस इट इज बर्न्ड इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो CO2 प्लस 2H2O बैलेंस करोगे तो 2 और 2 4, 2। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। अब मान लो C2H4 प्लस O2, यहां कंबस्शन कराओगे तो क्या मिला CO2 प्लस ये भी 2H2O 2CO2, 2 कार्बन और ये H4 है तो 2H2O, बिल्कुल सही बात है। 2 और 2 4 और 2 6 3। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब सॉल्व करो, और स्टाइकियोमेट्री मास में पढ़ते हैं कि मोल्स में? मोल्स में। अब आओ, CH4 का मास था 5 माइनस x ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 16, ये मोल हैं। और C2H4 का मास x ग्राम माना था, तो x अपॉन 12 दूनी 24 और 4 28 28, ये मोल हैं। अब स्टाइकियोमेट्री पढ़ो, हमें CO2 चाहिए क्योंकि CO2 पर अटैक किया है क्वेश्चन ने, ठीक है। एक मोल से एक मोल तो 1/1 इंटू 5 माइनस x अपॉन 16 मोल्स आ गए, राइट। एक मोल से 2 मोल तो 2/1 इंटू x अपॉन 28 मोल, राइट। तो CO2 के मोल्स कितने मिले? यहां से भी मिले, पहली इक्वेशन से भी और दूसरी इक्वेशन से भी, दोनों को जोड़ लो तो 5 माइनस x अपॉन 16 प्लस x अपॉन 2 से कैंसिल कर दो इसको 14 टाइम्स 14, इतने मोल्स इंटू 44, ये मास हो गया। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मास क्वेश्चन में दिया है, कहाँ है? देखो ये रहा 44/3, 44/3। तो एक बार ये 44 से 44 कैंसिल आउट हो गया, और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, मेरे पास डेटा है इस क्वेश्चन का, मैं बता देता हूँ, आप खुद कैलकुलेशन करें। तो x की वैल्यू यहाँ से जो आ जाती है, अब x तो मेरे पास यहाँ ऐसा है नहीं, हाँ x की वैल्यू 1.96 ग्राम आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब 5 ग्राम में से 1.96 ग्राम ये है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ C2H4 देन इन मिक्सचर बाय मास? 1.96 अपॉन सैंपल का मास टोटल 5 ग्राम इंटू 100, तो ये 20, तो कितना 19 19 दूनी 38, ये हो गया 19.6 इंटू 2, और ये वैल्यू कितनी आ गई 6 दूनी 12 और 9 दूनी 2 6 12, 9 दूनी 18, 19 और 38 38, 39.2%। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो वो एक बार आप चेक कर लो कैलकुलेशन, नहीं शायद ये मास मैंने गलत ले लिया, मास इज नॉट करेक्ट, वो कुछ कर लेना सॉल्व। तो परसेंटेज आपकी जो आ जाएगी C2H4 की, दैट कम्स आउट टू बी नियरली 46.6%। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 46.6%। तो गाइज इस तरीके से आंसर आ जाएगा 46.67। वो कैलकुलेशन कर लेना आप अपने हिसाब से। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लाइक दैट यू कैन सॉल्व। और क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, नोट कराओ इसको भी।
एक और क्वेश्चन लो, और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्ले सैंपल है। क्ले सैंपल में क्या है? 40% बाई मास ऑफ सिलिका, 40% इनर्ट इम्प्योरिटीज, प्लस 20% मॉइस्चर है इसमें, मॉइस्चर क्या दो, 20% मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स या वाटर्स के फॉर्म में, लिक्विड वाटर भी हो सकता है। तो क्ले सैंपल है, इसको हीट किया गया, हीटेड, पार्शियली ड्राइड क्ले मिली, having moisture percentage equal to 12 by mass. Find percentage by mass of silica in partially dried clay. पहले एक बार क्वेश्चन लिखो, जरा समझो उस क्वेश्चन को क्या है और क्या इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में एक क्ले सैंपल है, 40% बाय मास ऑफ सिलिका प्लस 40% इनर्ट इम्प्योरिटीज प्लस 20% मॉइस्चर, ये है इसमें। अब ये कंपोजिशन था बाय मास, आपने थोड़ा हीट कर दिया तो सिलिका तो जितना था उतना ही रहेगा। इम्प्योरिटीज़ इनर्ट इम्प्योरिटीज़ हैं, इनर्ट इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन नहीं हुई, उसके मास में भी चेंज नहीं आया। ऑब्वियसली हीट करोगे तो कौन वेपर बन के उड़ जाएगा? मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मॉइस्चर रिमूव हो गया तो पार्शियली ड्राइड क्ले हो गई। पार्शियली ड्राइड क्ले का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ द मॉइस्चर हैज़ गॉन आउट, और पता चला मॉइस्चर की परसेंटेज घट के 12% बाई मास हो गई। तो बताओ परसेंटेज बाय मास ऑफ द सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड क्ले क्या होगा? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही आसान। भाई ध्यान दो, हीट करने से पहले जो सिलिका था, क्ले था, उसके अंदर मॉइस्चर, सिलिका का मास और इनर्ट इम्प्योरिटीज का मास जो है वो सेम ही था। हीट करने पे केवल मॉइस्चर उड़ा है, तो मास ऑफ सिलिका एंड इनर्ट इम्प्योरिटीज अभी भी सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलिका और इम्प्योरिटीज का मास रेशियो पहले था वही मास रेशियो अब होना चाहिए। तो ये बात कह सकते हो कि मास रेशियो ऑफ सिलिका एंड इम्प्योरिटीज will remain same before and after heating. सुनो बहुत बढ़िया बात क्या बोल रहे हैं। पार्शियली ड्राइड क्ले है, मान लो उसमें सिलिका है X%, इम्प्योरिटीज हैं मान लो, अब वो 12% मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है 12%, तो ये 100 माइनस 12 माइनस X%, तो कितना 88 माइनस X%, यही तो बचा पार्शियली ड्राइड क्ले में। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं? मास रेशियो ऑफ सिलिका एंड इम्प्योरिटीज विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, क्योंकि सिलिका का मास और इम्प्योरिटीज के मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मास रेशियो पहले था वही मास रेशियो अब भी होगा। तो इसका मतलब मास रेशियो वही है जो परसेंटेज बाय मास का रेशियो है। तो 40/40 शुड बी इक्वल टू, अभी परसेंटेज अगर x है अपॉन 88 माइनस x। अब सॉल्व कर लो, ये 1 आ गया तो x इज इक्वल टू 44, तो 44 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ, दैट्स इट। तो आंसर हो गया परसेंटेज सिलिका बाय मास इन partially dried
क्ले इज इक्वल टू 44%। दैट्स इट, यही आंसर है। तो 40% से बढ़ के वो 44% हो गया। ध्यान दें, अच्छा सैंपल का टोटल मास भी तो कम हो गया होगा, जब भी तो परसेंटेज बढ़ गई, क्योंकि सम ऑफ द मॉइस्चर हैज गॉन अवे। तो याद रखो, ये सिलिका हीट करने पर इसका मास में कोई लॉस नहीं होगा, यूनिट इंप्योरिटी से भी कोई नहीं होगा, इनके मासेस का रेशियो या परसेंटेज का रेशियो अभी भी सेम रहेगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को कई बार 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ये पूरी बात समझ में आती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क करें। एक और क्वेश्चन ले मिक्सचर का, इस बार आप सॉल्व करके फाइनल आंसर बतलाओ। पहले ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड, 4 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड is treated with excess of HCl solution and a 0.88 gram of CO2 gas evolved. Right? Find percentage by mass of CaCO3 calcium carbonate in initial mixture. In initial mixture, करो solve, do it. बोलो क्या आंसर आया? समवन, एनीवन, यू गॉट द आंसर? देखो क्वेश्चन इधर, क्वेश्चन ने कहा कि 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड, सैंड मतलब कौन? सिलिका, यही है सैंड, मेनली सिलिका होती है। तो ये इनर्ट है, अब इसमें तो कार्बन वैसे भी नहीं है, तो ये तो CO2 दे ही नहीं सकता, तो CO2 केवल कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा मान लो। तो ये जो है वो टोटल 4 ग्राम है। आप SiO2 ना भी लिखो, केवल सैंड लिख दो चलेगा। अब मान लो अगर ये x ग्राम है तो फिर सैंड कितना हो गया? 4 माइनस x ग्राम। पर ध्यान दो, HCl रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट से तो CO2 गैस मिलेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से होगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला अभी भी स्टूडेंट यही लिखते हैं कई बार, CaCl। है तो नहीं तुम में से कोई ऐसा जो CaCl लिखता हो? अरे मूर्खता ना करो, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा 2 होती है और क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला CaCl2 बनेगा। ऐसी गलती अभी भी कर रहा हो तो फिर तो भाई मतलब बहुत पढ़ने की जरूरत है। मैंने कहा भी था कि 8th 9th की साइंस पढ़ लो, उसमें मिल जाएंगी ये सब चीजें। तो CaCl2 विल बी ऑब्टेन्ड प्लस H2O, ये एक्वस फॉर्म में, H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अब देखो यहां पर ये x ग्राम है और कैल्शियम, अच्छा क्वेश्चन में ना दिया होता तो लिख लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, 40 प्लस 12 प्लस 48 100 हो गया मोलर मास। इतने मोल है कैल्शियम कार्बोनेट और एक्सेस में लिखा हुआ है, तो ये तो कम पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा डिसॉल्व हो गया होगा, तो साफ दिखता है 1 मोल से 1 मोल। स्टोइकियोमेट्री हमेशा मोल में पढ़नी है। 1 मोल से 1 मोल, तो x/100 से तो 1/1 इंटू x/100 मोल इंटू 44 ग्राम। ये मास है CO2 का, और CO2 का मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.88।
0.88। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो देखना कितना आ जाएगा, ये 88, x इज इक्वल टू 2 ग्राम। 2 ग्राम आ गया, टोटल 4 ग्राम था, 4 ग्राम में से 2 ग्राम CaCO3 है, तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 ऑब्वियसली 50% हो गया, तो 2/4 सैंपल का मास इंटू 100, 50%। यही आंसर है, यही आंसर है। तो गाइज ये था तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, नोट करें। ये था मिक्सचर के कई क्वेश्चंस करा दिए मैंने मिक्सचर के। सो दीज वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मिक्सचर्स। बाकी डीपीपी शीट में भी आपके मिक्सचर के क्वेश्चंस आएंगे, आपको होमवर्क मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैम। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शंस की या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस की, और उसके लिए एक बड़ा बढ़िया मेथड है फैक्टर लेबल मेथड। फैक्टर लेबल मेथड, नोट इट डाउन। लिखो हेडिंग फैक्टर लेबल मेथड। नाम बड़ा सा है बस, फैक्टर लेबल मेथड है। ये वही कौन, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ही है ये, बस एक साथ एक ही बार में कई इक्वेशंस पर अगर एक साथ अप्लाई कर दिया जाए यूनिटरी मेथड को, तो कहलाता है फैक्टर लेबल मेथड। सो दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर stoichiometric problems involving, so this is particularly useful for stoichiometric problems involving sequential reactions or consecutive reactions। सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब कि कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट कई रिएक्शंस के बाद हमें ऑब्टेन होता हो, और यूजुअली ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हम साबुन बना रहे हैं, मान लो वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सोप इज मैन्युफैक्चर्ड, तो ऐसा थोड़ी है कि दो केमिकल को मिलाया, येलो सोप, निरमा, अरे ऐसे थोड़ी सोप बनता है। सोप में आप केमिकल्स मिलाते हो, उनकी प्रोसेसिंग करते हो, कोई और कंपाउंड बनता है जिसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो इंटरमीडिएट फिर किसी और रिएक्टेंट से रिएक्शन कराते हैं, फिर कुछ और मिलता है, फिर किसी और से रिएक्शन कराते हैं, फिर कुछ और मिलता है, फाइनली जाकर के साबुन मिलता है, सोप, निरमा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में ये फैक्टर लेबल मेथड पर्टिकुलरली यूजफुल है, और कुछ नहीं है, ये यूनिटरी मेथड ही है। यूनिटरी मेथड ही अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बाद बताता हूं तो आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो a प्लस 2b कन्वर्टेड टू c 2c प्लस 3d, c प्लस या 3c प्लस e कन्वर्टेड टू 4f प्लस 3g, 3f प्लस y कन्वर्टेड टू 2z या 3z। मान लो ये z हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यही साबुन है जो बनाना चाह रहे हैं, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट। मान लो यही डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गई। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। चलो ये मैंने बैलेंस दी है, मैंने तो जनरल बेस्ड केस ले रहा हूं, जनरल कंपाउंड्स हैं ये, ए बी सी डी सब ये जो हैं सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिखो पहले यहां तक की बात। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा कह दी कि ए जो है वो 1 kg लिया, 1 किलो,
तो बताओ जेड का मास कितना होगा, फाइंड मास ऑफ जेड, ये सवाल हो। तो ये जो जी मिला है या जेड मिला है, जिसे जेड बोलते हैं जी बोल देते हैं, तो ये कितना मास ऑब्टेन होगा 1 किलो ए से। अच्छा, बाकी के रिएक्टेंट्स एक्सेस में हैं, ऑल अदर रिएक्टेंट्स आर इन एक्सेस। अच्छा, जैसे क्यों, ये एक्सेस में हो गया, सी बना, डी प्रोडक्ट है, मगर सी अगले स्टेप में खर्च हो गया, तो ये सी को अंडरलाइन कर दो, ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट। एफ बना, एफ अगले स्टेप में फिर खर्च हो गया, ई रिएक्टेंट है एक्सेस में, वाई रिएक्टेंट है एक्सेस में, मतलब एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट में पड़ा हुआ है, ये कम नहीं पड़ेंगे, ये पूरे पूरे खर्च होंगे। तो सी और डी, सी और एफ कौन है, इंटरमीडिएट। ये नहीं, इसको नहीं कभी ये कहो कि ये भी इंटरमीडिएट है, नहीं, ये तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो सी एंड एफ कौन है, यहां पर सी एफ आर इंटरमीडिएट स्पीशीज। which are formed in one step and gets consumed in next steps, in some other step. देखो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जरा पहचानो, ए कौन रिएक्टेंट, बी कौन रिएक्टेंट, सी कौन इंटरमीडिएट, क्योंकि एक स्टेप पे बना और अगले स्टेप में खर्च हो गया। अच्छा, डी कौन प्रोडक्ट, ई कौन रिएक्टेंट, एफ कौन इंटरमीडिएट, क्यों अगले स्टेप में खर्च हुआ है, और जी कौन प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वाई कौन रिएक्टेंट, जेड कौन प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जिसका मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। अब C और F इंटरमीडिएट स्पीशीज कहलाते हैं, जो कि एक स्टेप में बने हैं तो किसी अगले स्टेप में खर्च हो गए। इसका मतलब ना तो हमने ये शुरुआत में लिए और ना ही एंड में हमें ऑब्टेन हुए। तो इसका मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इंटरमीडिएट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या अमाउंट कितनी बचेगी, 0। तो अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट species, the amount of intermediate species obtained at the end of reaction is 0। समझ जाओ बात। अरे ये इंटरमीडिएट ना तो हमने शुरू में लिया डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर, और ना ही एंड में ऑब्टेन हुआ, क्योंकि किसी स्टेप में बना तो किसी अगले स्टेप में खर्च भी हो गया तो वो एंड में मिलेगा नहीं। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन और द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीशीज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, 0 है वो। आ गई बात समझ में आपको ये, तो वो 0 अमाउंट है। इस तरीके से ये बात कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फैक्टर लेवल मेथड कैसे अप्लाई करूं, मतलब यूनिटरी मेथड एक बार में ही अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करूं। अगर तुम ये सब लिख लो तो मैं यहां, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, तो एक बार पहले पूरी बात नोट कर लो, तो मैं ये सब एक्स्ट्रा चीजें सब हटा दूंगा, ये रिएक्शन रहेंगी बस यहां पर, नोट इट डाउन। देखो कैसे, 1 किलो 1 kg ऑफ A इज टेकन, रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन एक्सेस, मास ऑफ Z फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे, एक ही बार में यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। कैसे, लिखना बंद करो, इधर देखो। अब A कितना, 1 kg, 1 kg मतलब कितना ग्राम में, 1000, 1 × 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ A से डिवाइड कर दो, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री तो मोल्स में पढ़ते हैं ना। तो A का मोलर मास, बताओ ये किसके मोल्स हैं, बोलो किसके मोल्स, मोल ऑफ A, राइट।
अब मुझे इस रिएक्शन से इसमें आना है, इससे इसमें आना है, पहली रिएक्शन से दूसरे में आना है, तो किसके थ्रू आऊंगा? इंटरमीडिएट के थ्रू ही आएंगे। वही तो एक कड़ी है, वही तो एक लिंक है थ्रू विच वी कैन कनेक्ट द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फिर सी की अमाउंट फाइंड आउट करो जो इंटरमीडिएट है। 1 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल इंटू 2/1 आ गए मोल्स। बताओ अब ये मोल किसके हुए? बोलो किसके मोल? बोलो किसके? मोल ऑफ सी। आ गए सी, इतने मोल सी के बन के आ गए। अब सी से किस पर आए? एफ पे, जब तो नेक्स्ट रिएक्शन में जा पाओगे। 3 मोल से 4 मोल इंटू 4/3। बोलो किसके मोल? अरे बोल दो, बोलिए किसके मोल? मोल किसके मोल? सी के, किसके? एफ के। तो मोल ऑफ एफ आ गए। एफ के मोल, वही मोल एफ के यहां भी होंगे। अब 3 मोल से 3 मोल इंटू 3/3। बोलो किसके मोल? ये किसके मोल बने? मोल ऑफ जेड। यही तो चाहिए थे, इंटू मोलर मास ऑफ जेड। आ गया मास ऑफ जेड, दैट्स इट इन ग्राम। ग्राम में आ गया मास, ग्राम में आ गया जेड का मास। ग्राम में ये कभी गैस समझ जाओ, ग्राम में आ गया मास। एक बार ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसके ऊपर। कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड ही है, बट एक साथ यूनिटरी मेथड कई इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो उसे बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। तो देखो फैक्टर लेवल मेथड में A 1 kg तो 1000 ग्राम। अच्छा, A के मोलर मास से डिवाइड कर दो Ma से, क्या बन गई ये? A के मोल्स। 1 मोल से 2 मोल इंटू 2/1 किसके मोल्स आ गए? C के। 3 से 4 मोल इंटू 4/3 किसके मोल्स आ गए? F के। 3 से 3 मोल इंटू 3/3 बोलो किसके मोल आ गए? Z के। यही तो चाहिए था, Z के मोल्स आ चुके हैं, Z के मोलर मास से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया मास ऑफ Z। दैट्स व्हाट क्वेश्चन हैज आस्क्ड, दैट्स व्हाट वी वर सपोज्ड टू गिव द आंसर ऑफ। वी गॉट इट, दिस इज द आंसर। नॉट डिफिकल्ट। यूनिटरी मेथड को एक बार में ही सभी स्टेप्स पे अप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर वी आर गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन। ये बात पूरी नोट करें। एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे इसको अभी। टेक दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? ये रिएक्शन दी हुई है, Cl2 प्लस 2KOH बैलेंस रिएक्शन दिखलाई पड़ रही है, KCl प्लस KClO प्लस H2O, 3KClO converting to 2KCl plus KClO3, 4KClO3 converted to 3KClO4 plus KCl। ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, what mass of Cl2 is needed to prepare 138.5 gram of KClO4 if KOH is taken in excess? If KOH is taken in excess. Second, find number of moles of KCl obtained if 213 gram of Cl2 along with
एक्सेस ऑफ KOH इज टेकन। ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो। पोटेशियम का एटॉमिक मास जरूरत पड़े, अब तक तो याद भी हो गया होगा, कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद कर लो, इनकी जरूरत पड़ती है। पहले तो क्वेश्चन नोट करो, नोट द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट। देखो गाइस क्वेश्चन को केयरफुली, पहले तो रिएक्शंस को चेक करो कि बैलेंस्ड हैं या नहीं हैं। सर बैलेंस दी हुई है तो बैलेंस ही होंगी, नहीं, आपको स्वयं चेक करना पड़ता है। तो आई थिंक फर्स्ट इज बैलेंस, सेकंड इज आल्सो बैलेंस, थर्ड इज बैलेंस्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी कभी क्वेश्चन आपसे चालाकी करेगा। IIT JEE जो एग्ज़ाम है ना, JEE एडवांस का पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम है ना, वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, वो रिजेक्शन प्रोसेस है। अब उनको पता है कि भाई एक तरीके से लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें से फ्यू थाउजेंड दे हैव टू टेक, बट ऑल टुगेदर अगर मान लो, अगर बात करें 10 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं मान लो JEE के लिए, JEE मेन के बाद ही JEE एडवांस आएगा, मेन के थ्रू उनकी स्क्रीनिंग होती है तब एडवांस दे पाते हैं बच्चे। तो मान लो 10 लाख बच्चे हैं और 10,000 सीटें हैं, 10,000 सीट्स ओनली, तो इसका मतलब 9,90,000 स्टूडेंट्स तो रिजेक्ट होने हैं ना। तो मेनली तो ये रिजेक्शन प्रोसेस हुआ ना, रिजेक्शन के बाद जो बचे बस वो उनको वो ले लेते हैं। तो इट इज़ नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, आई बिलीव इट इज़ ए रिजेक्शन प्रोसेस। तो वो कई बार देखते हैं कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, और वो कभी कभी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देंगे बस यूं कर देंगे, टक, बस करो सॉल्व। अब बच्चा तो सोचेगा अच्छा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहली बैलेंस, ये भी तो सब बैलेंस्ड ही है, बस सटासट करेगा क्वेश्चन, सटासट, और गलत कर देगा अगर उसे ध्यान नहीं रहा है कि यहाँ 3B लिखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन बाकी सभी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे देगा, एक आध स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वो हटा देगा, इम्बैलेंस कर देगा रिएक्शन को। आपको बैलेंसिंग करनी है, चेक करनी है। आई होप कि आप समझ गए मैं क्या बात कहना चाह रहा था। अब क्वेश्चन पे आओ, जरा पहला पार्ट देखो, सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है ये। व्हाट मास ऑफ द Cl2 इज नीडेड। मान लो पहले पार्ट में x ग्राम है, तो x ग्राम Cl2 अपॉन 71, बताओ किसके मोल हो गए, Cl2 के मोल्स। ये Cl2 के मोल्स हैं। एक से इंटरमीडिएट पे आओ, पहले इंटरमीडिएट मार्क कर लो, ये रहा इंटरमीडिएट, ये है इंटरमीडिएट, तभी तो आप KCl4 फाइंड आउट कर पाओगे। एक से एक इंटू 1/1, बताओ किसके मोल हो गए, KClO। अब KClO से क्या बनाना है, KClO3, 3 मोल से 1 मोल इंटू 1/3, किसके मोल, KClO3। 4 मोल से 3 मोल इंटू 3/4, अब किसके मोल बन गई है, ये बन गए KClO4 के मोल, और KClO4 के मोल्स आ चुके हैं, और ये मोल्स किसके बराबर होंगे, 138.5। ये मास है, मोलर मास ऑफ KClO4 से डिवाइड कर दो, 39 प्लस 35.5 प्लस 16 गुणा 4, 64। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 1। ये कैंसिल आउट हो जाता है पूरा। ये वही फैक्टर लेवल मेथड अप्लाई किया है, यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जरा देखना, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और 7 चौक 28, 284 ग्राम इज द आंसर। दैट्स इट ऑफ Cl2। यही आंसर है। आगे आंसर, गाइस दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। जरा सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट ने क्वेश्चन ने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितने ऑब्टेन होंगे। अगर 213 ग्राम, तो 213 ग्राम मतलब कितने मोल्स होगा Cl2 के, 213 अपॉन 71, 3 मोल्स। तो अगर 3 मोल्स ऑफ Cl2 इज टेकन अलॉन्ग विद द एक्सेस ऑफ KOH, KOH एक्सेस में लिया हुआ है, करो कैलकुलेशन। अब KCl के मोल्स निकालने हैं। अब KCl तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी बना, सेकेंड इक्वेशन में भी बना, थर्ड में भी बना, तो आपको तीनों इक्वेशन से कैलकुलेट करके जोड़ने हैं। स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं, तीनों नहीं जोड़ते। आपको पहली इक्वेशन से KCl कितना मिला वो भी जोड़ना है, तो यही करो कैलकुलेशन। देखो कितने मोल था Cl2, 3 मोल्स। ये क्वेश्चन आपको मेरे सॉल्व करने के साथ साथ रफ कॉपी में खुद भी एक बार सॉल्व करना है बगैर देखे।
3 मोल्स, 1 मोल से कितने मोल मिला, 1 मोल, तो 3 मोल से 3 मोल, तो 3 मोल तो मिल गया। तो मोल्स ऑफ KCl कितने हो गए, 3 मोल्स प्लस, ये तो पहली क्वेश्चन में मिला, बट साथ में 3 मोल ये भी मिला है इंटरमीडिएट, राइट। 3 मोल तो मिल चुका, अभी और मिलेगा, और फिर अभी और मिलेगा। अब ये 3 मोल बन के आया, ये रहा 3 मोल, 3 मोल से 2 मोल, और 3 ही मोल हैं, तो ये कितना मिल गया, 2 मोल मिल गया। 3 मोल से 1 मोल, और 3 ही मोल लिया है, तो 1 मोल ये भी मिला, तो 2 मोल और मिल गया, जोड़ लो 2 मोल प्लस, अब ये 1 मोल KClO3 मिला है, इससे अभी और मिलेगा KCl, इधर आओ, 1 मोल KClO3 बन के आया था सेकेंड रिएक्शन में, वही यहां खर्च हुआ, 4 मोल से 3 मोल, नहीं ये तो चाहिए ही नहीं हमें, तो 4 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना, 1/4 मोल। यूनिटरी मेथड 1/4 मोल और मिल गया, तो टोटल 5.25 मोल ऑब्टेन हुआ KCl। यही आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर सेकंड पार्ट, बिल्कुल 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है ये, इस टाइप से, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है और एक साथ यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड। तो गाइज ये था स्टाइकियोमेट्री में मिक्सचर के प्रॉब्लम्स, फैक्टर लेवल मेथड, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर नाउ।